और सीधे हम रुक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का आज रीलॉन्चिंग हो रहा है, उसके लिए भी बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। लगभग 3 वर्ष हो रहे हैं और इस बीच जी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ने दूरस्थ क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं प्रदान करने का काम किया है। सरकार और समाज जी, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम किया है। मेरी आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई है और बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप पूरे प्रदेश को चला रहे हैं और आपकी शुभकामनाएं सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी टीम के लिए नहीं, दर्शकों के लिए भी एक बूस्टर का काम करेंगी। और नंबर 1 चैनल है प्रदेश का, उत्तर प्रदेश समेत। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों का और प्यार भी आपके इस बधाई के जरिए हम तक पहुंचेगा। मैं आपने दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच की बात कही, मैं वहीं से सवाल उठाता हूं, क्योंकि आज हमने बहुत सी तस्वीरें देखी जहां पर जो कुदरत का कहर जिसको कहिए वो उत्तराखंड के हिस्से में हमेशा से आता रहा। अभी भी हम देख रहे हैं कई जगह लैंडस्लाइड हुई है, कई जगह पे परेशानी भारी बारिश की वजह से बढ़ी है। दोनों चीज है, कुदरत का आशीर्वाद भी है और जी जी, आपदा की समस्या भी है। तो मौजूदा दिक्कत से कैसे आप निपट रहे हैं? को हम उस जी देखिए, ये बरसात के दिनों में ये समस्या होती है उत्तराखंड में, क्योंकि पूरा हिमालय और ये कहना चाहिए कि बिल्कुल फ्रेजाइल है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोग लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन आज तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं, मशीनें दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच गई हैं। फिर राज्य सरकार ने जो भी ऐसे संवेदनशील स्थान होते हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, उनको चिन्हित किया गया है और वहां पर पहले से ही हम लोग जेसीबी हैं, फॉकलैंड हैं, मशीनों को रखते हैं। तमाम जो हमारे विभागीय अधिकारी वो अलर्ट पर रहते हैं। उत्तराखंड की जो आपदा प्रबंधन टीम है जी, और जो SDRF है वो देश की नंबर 1 है। तो उनकी कंपनियों को हम पहले ही ऐसे इलाकों में डिप्लॉय कर देते हैं ताकि हम कम से कम समय में, जो रास्ते हमारे ध्वस्त हो जाते हैं, सड़कें कई बार ऊपर से मलबा जाता है, कई बार स्लिप हो जाती हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक हो और रेस्क्यू समय पर हो जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। और अगर हम देखें पहले की तुलना में आज हम देखें जी, तो बहुत जल्दी हमारी टीम उसको कंट्रोल कर लेती है और रास्ता खोल लेती हैं। यातायात एक समय था जब हफ्ता 10-10 दिन यात्राएं बाधित हो जाती थी जी, अब वो समय नहीं है। अब बहुत कम समय में रेस्क्यू भी कर लिया जाता है और सड़कें भी खोल ली जाती हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, इससे पहले कि मैं कुछ राजनीतिक सवालों पर आऊं, एक और आपदा जो है वो पूरा देश इस वक्त झेल रहा है, वो कोरोना का संकट। अब हम उत्तराखंड में भी देख रहे हैं कि 200 या उससे ज्यादा मामले तकरीबन रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। ये चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि एक तो वैसे ही हम मानसून के मौसम में देखते हैं कि जो सामान्य बीमारियां हैं वो भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, डेंगू का प्रकोप भी बढ़ जाता है। पिछले साल उत्तराखंड ने देहरादून समेत बहुत झेला है डेंगू को, इस बार कोरोना भी है साथ में। तो कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी ऊर्जा पूरी व्यवस्था की इसमें लग रही है? देखिए, जहां तक डेंगू की बात है तो डेंगू अभी राज्य में केवल हरिद्वार जनपद में 10-12 केस सामने आए हैं और उसके लिए लगातार जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है। जो सफाई और स्वच्छता और जो सतर्कता उसके लिए बरतना चाहिए उसको बरता जा रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे राज्यपाल हों, चाहे हमारे मंत्रीगण हों, विधायकगण हैं,
और तमाम हमारे जो मेडिकल टीम है, जो हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं, हमारी जो आशाएं हैं, उन सबको, और साथ में जो पीआरडी जवान हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम पुलिस के जवानों को भी इस काम में लगाते हैं ताकि जागरूकता बनी रहे, और जागरूकता ही इसका समाधान है। इसके अलावा जो फॉगिंग होती है, फॉगिंग भी हम लोग करते हैं। तो उसकी वजह से अभी तक डेंगू तो हमारा केवल हरिद्वार जनपद में कुछ केस आए हैं। कोविड निश्चित रूप से पूरी राष्ट्रव्यापी समस्या बना है जी, और उत्तराखंड में भी लगभग 200 केस, पौने 200 केस, थोड़ा कल कम केस आए, लेकिन परसों लगभग 500 केस आ गए। अभी इस तरह के केसेज आ रहे हैं। ज़्यादातर वो उन जगहों से केस आ रहे हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा काम करते हैं, लंबे समय तक साथ रहते हैं जी, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक है। इस वजह से महसूस भी नहीं होता कि कोई कोविड पेशेंट है या नहीं है। 80% से ज़्यादा केस ऐसे हैं कि जिनमें कोई सिम्टम्स हैं ही नहीं जी, और ऐसे में टेस्टिंग ही समाधान होता है। और आज लगभग हम 8000 के करीब डेली सैंपलिंग हम लोग टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। 10,000 तक इस महीने के आखिर तक हमारा टारगेट है कि 10,000 सैंपल हम डेली लेंगे, और अगर कोई पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको हम अस्पताल में या कोविड केयर सेंटर में जहां भी आवश्यकता महसूस होगी वहां पर हम उनको भर्ती कर लेंगे जी। लेकिन फिर भी आवश्यकता यह है कि जागरूकता रहे, लोग सतर्क रहें, सावधानी बरतें, और जो फिजिकल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम जितना मेंटेन कर लेंगे, समाधान अभी तो उसी में है। जितने लोग जागरूक रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की चिंता करें, तो मैं समझता हूँ कि इसका समाधान अभी तक यही हमको नज़र आता है। जैसे जी, बाकी सरकार पूरी तरह तैयार है। हमने अपने कोविड केयर सेंटर्स तैयार किए हैं, हर जिले में तैयार किए हैं। जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं, और शासन प्रशासन की टीम हमेशा सतर्क रहती है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है जिसको विपक्ष भी हवा दे रहा है और कुछ विधायक भी आपके परेशान हैं, अधिकारियों से या कहीं अफसरशाही से बहुत परेशान है। यहां तक कि मंत्री मदन कौशिक तो एक बार मीटिंग छोड़कर चले गए, सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपना गुस्सा भी उसको बयां किया था। आपसे भी संभवतः इस मसले पर ऐसा हो नहीं सकता कि बात ना हुई हो, तो इसको किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं, देख रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि जब ये घटना घटित हुई तो मैंने उनसे स्वयं बातचीत किया। तो जब एक समय पर कई बार दो मीटिंगें हो जाती हैं तो इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है जी। लेकिन वहाँ पर जो अन्य अपर सचिव थे वो मीटिंग में उपस्थित थे, लगभग 60-62 लोग उस मीटिंग में उपस्थित थे। सचिव दूसरी मीटिंग में थे, तो समस्या का समाधान हो गया। पर फिर भी ये कहा गया कि भाई जब कभी ऐसी कोई मीटिंग होती हैं तो आप पहले से उसके लिए मीटिंगें तय करें कि आपस में कोई क्लेश ना हो, आपस में इस तरह की दिक्कतें नहीं होना चाहिए। उसमें समय पर निर्धारित होना चाहिए मीटिंगों का, ताकि आपस में इस तरह की स्थिति ना बने। बिल्कुल, क्योंकि ये तो आप एक घटना की बात कर रहे हैं, कुछ विधायक भी हैं जिन्होंने नाराजगी जताई, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के उन्होंने भी कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से बात होनी चाहिए, और विपक्ष जो है खासतौर से इंदिरा हृदयेश वो कह रही थी कि घुड़सवार कैसा है इस पर निर्भर करती है जो ब्यूरोक्रेसी है वो। तो क्या आप कुशल घुड़सवार नहीं है कि ये सवाल उठा रहे हैं? ऐसा है, इंदिरा जी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनके समय में क्या होता था। उन्होंने स्वयं किस तरह के बयान अपने समय में दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि इंदिरा जी हो या कोई और लीडर हो, उनको इस तरह का कमेंट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो स्वयं इस तरह के सवाल अपने समय में बहुत बार उठा चुकी हैं। जी, ठीक।
ठीक, विपक्ष के लिए तो ठीक है मुख्यमंत्री जी, आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि विपक्ष ने क्या किया वो अपने देखें और जनता ने उसका जवाब भी दिया। हाँ, ये बात ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, वो जनता का जवाब है। लेकिन आपके अपने विधायक, उनके तो काम अगर अटक जाएं तो फिर सरकार का वो कहते हैं क्या फायदा हुआ हमको। देखिए, ऐसा होता है कि अपेक्षाएं बहुत होती हैं, हर सरकार की लिमिटेशंस हैं, जितना संभव हो सकता है उतना करने का प्रयास किया जाता है। और जो ये काम अगर आप देखेंगे, कामों की तुलना अगर आप करेंगे, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, ग्रामीण रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो, विद्युत आपूर्ति का विषय हो, पानी का काम हो, हेल्थ में जो काम किए गए हैं, रिकॉर्ड काम किए गए हैं, इसी ब्यूरोक्रेसी ने किए हैं। आज जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हमने जितने डॉक्टर हमारे पास 17 साल में थे, उससे जस्ट डबल डॉक्टर हमने इन 3 सालों में भर्ती किए हैं। हमने कर्मचारियों की भर्ती की है जी। हमने रिकॉर्ड, हमारी कैबिनेट हुई है और नीतिगत निर्णय हुए हैं। जन हित के लिए तमाम तरह के नीतिगत परिवर्तन और योजनाएं इसी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हम सामने लाए हैं। तो जहां तक काम की बात है, आप चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, मैं आपको बता दूं, इस राज्य में 17 साल में 39,000 करोड़ की योजनाएं आई और तमाम तरह की, उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पैकेज दिया था, उत्तराखंड को औद्योगिक पैकेज दिया गया था। आज कोई पैकेज नहीं है, उसके बावजूद 24,000 करोड़ रुपया हम 2 साल में ग्राउंड कर पाए हैं। शायद ये कोविड की समस्या नहीं होती जी, तो हम अब तक 35-40 हजार करोड़ रुपए पार कर गए होते। तो उद्योग का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे जो समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं, पानी की योजनाएं हैं, सड़क पर हमको अवार्ड मिले हैं, हेल्थ में हमको अवार्ड मिले हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हमको देश का नंबर अवार्ड हमको मिले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमको अवार्ड मिले हैं जी, और ग्रामीण संयोजन में तो हमको 10 अवार्ड मिले हैं। कृषि के क्षेत्र में हमको प्रतिवर्ष इनाम मिले हैं, कृषि कर्मण अवार्ड हमको मिल रहे हैं जी। तो काम की जहां तक बात है, जो बड़े काम हैं, जो जिनसे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लाखों लोगों का हित होता है, वो काम बहुत बेहतरी से हो रहे हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार, ये जीरो है जी। आज उत्तराखंड का सेक्रेटरीट, मुख्यमंत्री का सचिवालय आज दलालों से मुक्त है। हाँ, ये मुझे याद आ रहा है कि आपने पहले कहा था, दलाल अगर आपने पहले कहा था कि जो सचिवालय है वो एक तरह से दलालों का अड्डा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अब वहां पे निश्चित रूप से किस तरह की कोई गुंजाइश या इसके बारे में कोई सोचे बिना कि सचिवालय में इस तरह के काम हो सकते हैं, कोई दलाल चौथे माले पर आप ढूंढिए, हम कहते हैं जी, हमारा दावा है कि कोई भी दलाल आपको चौथे माले पर नहीं मिल सकता है। देखिए, हमने इस राज्य में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, ट्रांसफर इंडस्ट्री जी। ये ऐसी इंडस्ट्री थी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और कुछ भाग मैदानी भाग है, सब दौड़ लगाते हैं मैदान की तरफ। सबकी इच्छा होती है कि मैदान सुविधाजनक जगह पर जाएं, सबकी इच्छा होती है स्वाभाविक रूप से। लेकिन हम ट्रांसफर एक्ट ला करके हमने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि आज जो ये उद्योग उस राज्य में चलता था, आज जो पूरी तरह बंद हो गया है जी। ये इस सरकार के कुछ ऐसे निर्णय हैं कि जिनकी आज दूरस्थ क्षेत्रों में उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, जिनके लिए उत्तराखंड बनाया गया था जी। हमने जनता के साथ जो वायदे किए, उन वायदों को निभाने का काम हमने किया है। मैं कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का 2017 का जो विजन डॉक्यूमेंट उसको देखिए, हमने 85% अपने जो वायदे किए, जो दृष्टिकोण हमने जनता के सामने रखा, उसको हमने राज्य में लागू किया है। ठीक मुख्यमंत्री जी, लेकिन एक साथ आप जब दलालों का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे घोटालों की भी याद आ रही है। और पिछले शासनकाल में जो घोटाले हुए उसको चुनाव में आप लोगों ने जोर शोर से उठाया था। एक सिडकुल का भी उसमें मामला सामने आया था। अब जब एसआईटी जांच हो रही तो पता चल रही है कि उसकी फाइलें ही मिसिंग है कुछ जी। तो कैसे सजा दिला पाएंगे?
नहीं देखिए, जो फाइल मीडिया के द्वारा ही बात सामने आई है और उस पर हमने जांच के निर्देश दिए और 3 महीने के अंदर अंदर इस जांच को पूरा करने के लिए कहा गया है। लेकिन आप ये देखिए, NH 74 में जो मुआवजा घोटाला हुआ, उसमें अनेक लोग जेल जा चुके हैं। उनको जेल भेजने का काम हमने किया। कुछ दलाल किस्म के लोग, ब्लैकमेलर लोग जी, उनको हमने जेलों के अंदर भेजने का काम किया है। हमको जहां पर भी कोई ऐसी जानबूझकर कोई लापरवाही नज़र आती है, कोई षड्यंत्र नज़र आते हैं, तो उन षड्यंत्रों को हम विफल करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि 150 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनको भ्रष्टाचार में किसी को ट्रैप किया गया है, किसी को इंक्वायरी में वो पकड़ में आया है। पहली बार उत्तराखंड के 20 साल के इतिहास में रिवर्ट किया गया, ये पहली बार ऐसा हुआ है जी, कि रिवर्ट करने का काम हुआ है। भूमि मुआवजा जो घोटाला हुआ, उसमें पैसा वापस जमा किया है लोगों ने। ये हमने जो भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो हम केवल बात नहीं करते, वो सारे चीज़ें हमारे तथ्यों हमारे सामने हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, हमारे एडिटर दिलीप तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगली आवाज उन्हीं की होगी। दिलीप जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। जी। मुख्यमंत्री जी, मेरे सहयोगी राम मोहन एक जिम्मेदारी निभा रहे थे और मैं अभी अभी आपके मित्र और आपके पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको कहते हैं प्रधानमंत्री, उनके साथ मिलकर इस चैनल को रिलॉन्च करके आया हूं दोबारा। और पहले बार जब हुआ था, लॉन्चिंग हुई थी, तब आप उत्तराखंड से खासतौर पर लखनऊ आए थे एक कार्यक्रम के सिलसिले में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम फिर उम्मीद कर रहे हैं कि आपके हाथों से जिस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ था, और आज एक बार फिर हम रिलॉन्च कर रहे हैं। आज हम नंबर 1 के तौर पर आपके सामने बैठे हुए हैं। जाहिर है कि हम जनता की आवाज़ बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना के संकट में सबसे बड़ी जो मार थी वो थी रोजगार को लेकर। कई जगह उद्योगपतियों को भी नुकसान हुआ, फैक्ट्रीज भी बंद करनी पड़ी, लेकिन अब आपको लगता है कि गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से व्यवस्था पटरी पर आएगी और हमको कोरोना से भी लड़ना है, उसको भी पीछे छोड़ना है, और जो विकास की गति है जो इस बीच में काफ़ी अवरुद्ध हुई है, उसको भी हमको बढ़ाना है। उत्तराखंड राज्य जहाँ पर रोज़गार के बहुत ही सीमित साधन हैं, ऐसे में हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य में लागू किया है। और हमने जो भी ये लोग जो काम करने वाले होंगे, जो भी विकासकर्ता होंगे, उनको 10% से लेकर 25% की सब्सिडी इन कामों के लिए दी गई है। और कोई भी काम अगर कोई करना चाहता है, कोई भी कार्य, वो कार्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कर सकते हैं, चाहे विनिर्माण से संबंधित हो, ट्रेड से संबंधित हो, एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोई भी कार्य हो, आज सब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आच्छादित हैं। हमने 25 किलोवाट तक की योजनाएं जो सोलर एनर्जी की हैं, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, वो हमने लागू किया है। 10,000 लोग इसमें, नौजवान युवक युवतियां उससे रोजगार कमा सकती है। इसी तरह से मोटर बाइक टैक्सी योजना, इसमें भी 10,000 से अधिक लोग उसके लिए उनको ओपन किया गया है। कोई अगर परिवहन का काम करना चाहता है तो 50% सब्सिडी पर हम उनको बस दे रहे हैं, और वो बसें स्टेट की जो हमारी परिवहन निगम है उसके साथ उसको संबद्ध कर दिया जाएगा, उनके माध्यम से वो बसें चलेंगी। इसी तरह से जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे फिशरी से संबंधित हो, मधुमक्खी पालन से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, ट्राउट फार्मिंग बहुत अच्छा यहाँ पर हो रहा है। जो बिजली की जो बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे भी हमने 208 मेगावाट के हमने टेंडर निकाले हैं। उत्तराखंड में चीड़ बेइंतहा होता है, पाइन नेडल,
और उस पर आधारित उससे बिजली बनाने का काम, 4 प्रोजेक्ट हमारे अभी शुरू भी हो गए हैं जिनमें काम प्रारंभ हो गया। 2 प्रोजेक्ट हमारे पिरूल की पत्तियों से पैलेट बनाने वाले और वो ईंधन का काम करेंगी, वो हमारे प्रारंभ हो गए। उससे चारकोल बनेगा, वो हमारे काम चालू हो गए। और इसमें 150 मेगावाट बिजली जनरेट करने की ताकत है पिरूल की पत्तियों में, चीड़ की पत्तियों में, और उसको भी हमने राज्य में लॉन्च किया है। होम स्टे परियोजना हमारी बहुत सफल योजना है, लेकिन अभी कोविड के कारण थोड़ा कुछ दिक्कतें खड़ी हुई हैं, लेकिन होम स्टे को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। 5000 होम स्टे ये हमने राज्य में टारगेट किया है। उसके अलावा जो उद्योग है हमारा, उद्योग इस समय 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे ग्राउंड हुए हैं उत्तराखंड में, उसमें भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से हम जो लोग लगभग 3,30,000 के करीब लोग हमारे वापस आए हैं, जिनमें से 45% ये कहते हैं कि हम लेकिन मुख्यमंत्री जी वापस जाएंगे, अपने जॉब पर हम वापस जाएंगे। जहां मुख्यमंत्री जी जी आपके पास जो देश भर में जो उत्तराखंड के लोग थे जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, वो कोविड के दौरान में सब राज्यों में वापस गए, आपके राज्य में भी वापस आए बड़ी संख्या में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप लोग इतना काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार इतना काम कर रही है, आपके जो प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री में कहूँ आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता वही है, वो कहते हैं कि साहब हमने दुनिया के इस संकट के दौर में भी दुनिया को भी दिशा दिखाई है और देश को दिशा दिखाई है। लेकिन विरोध वाले जो हैं, विपक्षी दल हैं, वो कहते हैं कि आप लोग राम का नाम जपवाते हो, राष्ट्रवाद की भाषा लोगों को बुलवाने के लिए मजबूर करते हो और हिंदुत्व की बात करते हो। जब हम सारे मुद्दों की बात करेंगे कि रोजगार नहीं है, साधन नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ है वो डाउन हो रही है, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं साहब देखिए राम मंदिर बन गया है, उसका शिलान्यास हो गया है, अब राष्ट्रवाद की ताकतवर है, चाइना बगल में बैठा है लेकिन मोदी जी ने उसको वहां पर रोक रखा है। तो ये सब बातें विरोधियों को रास नहीं आती। देखिए, मैं चाइना वाली बात पर तो कहूँगा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता चीन में बैठ कर के बयानबाजी कर रहे हैं। वो देश की सेना को, देशवासियों को डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि वो डिमोरलाइज कर रहे हैं, देश की सेना को मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, देशवासियों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब एक इतना बड़ा शत्रु हमारे पड़ोस में खड़ा है, आंख गड़ाए हुए, मुंह खोले हुए, अपनी फन फैलाए हुए, ऐसे में किसी भी राष्ट्रीय चरित्र के व्यक्ति को इस तरह की भाषा नहीं बोलना जाना चाहिए। जहां तक कोविड की बात है तो निश्चित रूप से ये कोई नरेंद्र भाई मोदी ने बात कही या देश के प्रधानमंत्री ने बात कही कि भारत ने रास्ता दिखाने का काम किया है। दुनिया की तमाम महाशक्तियों ने जो अपने आप को हेल्थ में नंबर 1, 2 मानते थे दुनिया में, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। ये दुनिया मानती है, दुनिया बोलती है, हम तो उनकी बात को केवल रिपीट करते हैं। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, इसके लिए 72 युद्ध लड़े गए और 500 साल तक इस देश के हिंदू समाज ने उसके लिए संघर्ष किया। मैं समझता हूँ कि कभी भी कांग्रेस ने अगर चाहती तो इसका समाधान 1947 में हो जाना चाहिए था। तमाम समाज में वैमनस्य खड़ा करने का काम मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने किया है। उस वैमनस्य को समाप्त किया जा सकता था। भाई 3 स्थान मांगे थे हिंदुओं ने, भगवान कृष्ण का जन्मस्थान, भगवान राम का जन्मस्थान और काशी विश्वनाथ। और साफ दिखाई देता, इतिहास गवाह है, पुरातत्व इस बात की पुष्टि करता है कि ये हिंदुओं के धर्मस्थान थे, ये हिंदुओं के धर्मस्थान हैं और उनको बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से इन समस्या का समाधान किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके एक क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे भस्मासुर खड़े किए गए, दिलीप जी, त्रिवेंद्र सिंह जी, और इसके कारण इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जी
आज एक बयान आया है, उत्तर प्रदेश के शायर हैं मुनव्वर राणा, वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया, रंजन गोगोई साहब, उन्होंने राज्यसभा के बदले ये फैसला दिया। दूसरा उनका कहना है कि देश में या किसी भी प्रदेश में कोई हिंदू, वो भी योगी आदित्यनाथ की तरह, मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। तीसरा बयान उनका यह है कि वहां पर भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ के नाम की मस्जिद हो और बाबर के नाम पर मस्जिद जो बनेगी उसके लिए जमीन देने के लिए तैयार हो। तो ये जो बयान आ रहे हैं ये कहते हैं कि ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी प्रभाव में लिए गए हैं या लालच में लिए गए। देखिए, मुनव्वर राणा जो भाषा बोल रहे हैं, तो इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इस देश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या ओबीसी होना चाहिए था? इनसे मैं एक सवाल करता हूं कि बाबर के इस देश में क्यों पूजा होनी चाहिए? क्यों बाबर का सम्मान होना चाहिए? आक्रांताओं का सम्मान क्यों होना चाहिए? अच्छा होता कि मुनव्वर राणा जैसे लोग, जो बड़े ख्यातनाम कवि भी हैं, शायर हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं, लेकिन हम उनसे जानना चाहते हैं, भाई साहब, आप क्या बाबर को पूछते हैं? आपका क्या बाबर और राम में आपको अंतर नजर नहीं आता है? एक आक्रांता था और एक ने कहा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्या मुनव्वर राणा को ये समझ में नहीं आता है? ऐसे लोगों को समझ नहीं आता है। ये कहना भी मैं समझता हूं कि गलत होगा। ये सब समझते हैं, लेकिन जानबूझकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये नहीं चाहते कि इस देश के अंदर अमन हो, ये देश एक रहे, ये नहीं चाहते, और इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों की हम तीव्र भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं। मुख्यमंत्री जी, जिन असदुद्दीन ओवैसी का आपने जिक्र किया, उनका बयान ठीक उसी दिन आया था जिस दिन 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि में गर्भगृह में शिला पूजन कर रहे थे प्रधानमंत्री। ट्वीट ये था, वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। शफीकुर रहमान जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका कहना था कि जिस तरह से एक बड़ी ताकत मिली है, सत्ता में आई है मोदी सरकार और यहाँ राज्य में योगी सरकार है, तो उस सत्ता का दुरुपयोग हिंदुओं के लिए कर रहे हैं वो, ये आरोप है। ऐसा है कि 2000 वर्ष पहले या 1500 वर्ष पहले इनसे पूछो तुम्हारे फोरफादर क्या थे। भाई, हमने पूजा पद्धति बदली है, हमने अपने पूर्वज नहीं बदले हैं, हमने पुरखे नहीं बदले हैं। इंडोनेशिया में रामलीला होती है, इंडोनेशिया में राम की पूजा होती है। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इनकी समझ में ऐसा क्यों नहीं आता? ये इसलिए नहीं आता कि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक समझकर और उनका इस्तेमाल किया गया, और वही भाषा ये लोग आज बोल रहे हैं। भाई, आप कितने साल हुए मोहम्मद साहब को, कितने साल हुए इस्लाम को? आखिर उससे पहले भी तो कुछ रहे होंगे कि नहीं था कोई? जरा गर्दन घुमा के इन लोगों को पीछे देखने की जरूरत है, अपने इतिहास की तरफ गर्दन घुमाकर देखने की जरूरत है, अपने पुरखों की ओर देखने की जरूरत है, तो सब समझ में आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी, उनका आरोप ये भी है, विरोधियों का आरोप ये कि अगर मुस्लिम अपनी बात रखें तो आप कहते हैं कि उनको, मतलब आपकी पार्टी से जुड़े, संगठन से जुड़े हुए लोग, चाहे वो वीएचपी के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, बजरंग दल के लोग हों, जो संघ परिवार से जुड़े हुए संगठन है, वो कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दीजिए। अभी राम मंदिर का शिला पूजन हुआ है, भूमि निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, उसमें उसके बाद विनय कटियार जो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, उनका बयान आया कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है।
साध्वी ऋतंबरा कहती हैं कि हमारा एक काम पूरा नहीं, हुआ, देखिए, अब हम काशी और मथुरा की तरफ चलेंगे। देखिए दलीप जी, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी नहीं कहा कि इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, न कभी बजरंग दल ने कहा, न कभी विश्व हिंदू परिषद ने कहा, कभी ये बात नहीं कही है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत बात है, झूठी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मथुरा और काशी की बात की जाती है तो ये देश चाहता है ये कि जो जन्म स्थान है कम से कम वो हिंदुओं को मिलने चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल मेरा इस कार्यक्रम का समापन, आपसे चर्चा का समापन करूं कि विरोधियों को लगता है जी कि आपको प्रभु श्री राम मिल गए हैं और उत्तर प्रदेश में परशुराम की लड़ाई शुरू हो गई है बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। और ये कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मणों के सबसे बड़े हितैषी हैं वो समाजवादी पार्टी में होड़ लग गई है और बीएसपी में होड़ लग गई है। तो हम क्या माने कि राम आपके, परशुराम उनके, विरोधियों के? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि भारत के सभी लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी मत या संप्रदाय की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत के 130 करोड़ मानते हैं या 135 करोड़ जो भी पॉपुलेशन है, उन सब की पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी सबका विचार करती है, सबके विकास की बात करती है और सबको साथ ले चलने की बात करती है। हम सबको साथ लेकर चलने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जैसा हमारा पार्टी का नाम है वैसी हमारी पार्टी का चरित्र भी है। हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री जी उभरता उत्तराखंड, और आज हमने चैनल को रिलॉन्च किया। हमको उम्मीद है कि हम लगातार उत्तराखंड की जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद।